हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। मैं अपना नाम लिखना नहीं चाहता क्योंकि आज भी जब कोई पुराना ट्रक ड्राइवर मेरा नाम सुन लेता है तो उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। मैं पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। पंजाब के लगभग हर हाईवे, हर लिंक रोड, हर सुनसान कट मैंने देखा है। दिन में पंजाब हरा भरा लगता है, खेतों की खुशबू, गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर से आती अरदास और सड़कों पर भागते हुए ट्रक। पर रात होते ही यही जमीन बिल्कुल बदल जाती है। उस रात भी मैं अमृतसर से भटिंडा की तरफ जा रहा था। माल सीमेंट का था, टाइम से पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैंने रात का रूट लिया। सर्दियों का महीना था, कोहरा इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी जैसे उसमें घुट जा रही थी। ट्रक के कैबिन में सिर्फ इंजन की आवाज़ थी और मेरे सांस लेने की। मैं रेडियो चलाना चाहता था पर अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कोई बिना बोले ही मना कर रहा हो कि आवाज़ मत कर। लगभग रात के 2 बजे होंगे जब मैंने देखा कि हाईवे बिल्कुल खाली हो चुका था। न कोई गाड़ी, न कोई ढाबा खुला हुआ, सिर्फ सड़क और दोनों तरफ खड़े सरसों के खेत जिन पर कोहरा चादर की तरह बिछा हुआ था। अचानक मेरे ट्रक के आगे कुछ सा दिखा। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। पहले लगा कोई जानवर होगा, पर जैसे ही ट्रक नज़दीक आया मुझे एक आदमी खड़ा दिखा, पूरी सफ़ेद कपड़ों में, सर झुका हुआ, जैसे किसी ने उस पर धूल भी न गिरने दी हो। पंजाब के हाईवे पर रात को कोई ऐसे खड़ा मिले ये नॉर्मल बात नहीं होती। मैंने हॉर्न दिया पर उसने सर तक नहीं उठाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ किया। उसका चेहरा बिल्कुल सीधा था पर आंखें नहीं दिख रही थीं, जैसे कोहरा उसके चेहरे से चिपक गया हो। मैं घबरा गया। मैंने स्टीयरिंग सीधा रखा और ट्रक निकाल ले गया। जब मैंने साइड मिरर में देखा तो वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, पर इस बार उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरे ट्रक की तरफ घूमा हुआ था, जैसे वो चलती गाड़ी को भी देख सकता हो। उस पल मुझे याद आया कि बुढ़े ड्राइवर्स कहते थे कि पंजाब के कुछ हाईवेज पर रात में चलावा निकलता है, जो सफ़ेद कपड़ों में लिफ्ट मांगता है या सिर्फ खड़ा रहता है। मैंने इस बात पर कभी विश्वास नहीं किया था, पर उस रात पहली बार लगा कि शायद कुछ बातें सिर्फ कहानी नहीं होती। ट्रक आगे बढ़ता रहा पर मेरे कान में अब भी हॉर्न की आवाज़ गूंज रही थी, जो मैंने दिया ही नहीं था। मुझे लगा जैसे वो आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर बज रही हो। मैंने खुद को संभाला और सोचा बस थोड़ा आगे जाकर किसी ढाबे पर रुक जाऊंगा, पर अगला ढाबा 50 किलोमीटर दूर था और रोड बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे कैबिन के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई ट्रक के ऊपर चढ़ गया हो। मैं पसीने से भीग गया। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ और टाइट हो गई। मुझे लगा अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शायद मैं गाड़ी संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आंखें सीधी रोड पर जमा दी। पर दिल कह रहा था कि जो भी है वो अब मेरे साथ चल रहा है, और यहीं से मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात शुरू हुई। ट्रक चल रहा था पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सड़क ही पीछे रह जा रही हो। मैं एक्सेलरेटर पर पैर दबाए हुए था, फिर भी स्पीड बढ़ नहीं रही थी। मीटर पर सुई 40 से ऊपर जा ही नहीं रही थी, जबकि इंजन पूरी ताकत से गरज रहा था। कैबिन के अंदर हवा ठंडी थी, पर मेरी गर्दन और पीठ पसीने से भीग चुकी थी। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरी सीट के बिल्कुल पीछे खड़ा है। सांस लेने की हल्की सी आवाज़ जो मेरी नहीं थी वो कानों के पास महसूस हो रही थी, पर मैं मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पंजाब के हाईवे पर एक पुरानी बात मशहूर है कि चलावा या कोई भूत ट्रक पर चढ़ जाए तो उसकी तरफ देखा नहीं जाता, वरना वो तुम्हारी जगह ले लेता है। ये बात मुझे मेरे गुरु ड्राइवर ने सालों पहले बताई थी और उस वक्त मैंने हंसकर टाल दिया था, पर आज वो हर लफ्ज़ मेरे दिमाग में गूंज रहा था। थोड़ी दूर जाकर रोड एक लंबी सीधी लाइन में बदल गई। दोनों तरफ सिर्फ खेत और ऊपर घनेरा कोहरा। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास धीरे से कहा, रुक जा। मैंने स्टीयरिंग कस के पकड़ ली और खुद से बोला, ये सिर्फ थकान है। पर उस आवाज़ में थकान नहीं थी, उसमें हुक्म था, जैसे कोई बहुत पुराना पहचान वाला मुझे बुला रहा हो। रेडियो अचानक अपने आप ऑन हो गया, जबकि मैंने स्विच छुआ भी नहीं था। उस पर कोई गाना नहीं बल्कि सिर्फ स्टैटिक नॉइज़ आ रही थी, और उस शोर के बीच बीच में गुरुमुखी जैसे शब्द उभर रहे थे जो मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज़ बंद नहीं हुई। वो आवाज़ अब सीधा मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मुझे लगा जैसे पूरा हाईवे घूम रहा हो और मैं वहीं अटका हुआ हूँ। तभी अचानक साइड मिरर में मुझे कुछ दिखा। मैंने एक नज़र डाली तो मेरी रूह कांप गई। वही सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी अब मेरे ट्रक के पिछले हिस्से पर बैठा हुआ था। उसके पैर हवा में लटक रहे थे और चेहरा बिल्कुल सीधा मेरी तरफ था। इस बार कोहरा उसकी आंखों को छुपा नहीं रहा था। उसकी आंखें काली नहीं बल्कि खाली थीं,
जैसे दो गहरे गड्ढे जिनमें कुछ भी नहीं था। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रहा हो, पर आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चीखना चाहता था, पर गला जैसे बंद हो गया हो। मैंने एक्सेलरेटर और ज़ोर से दबाया, पर ट्रक और धीमा हो गया। तभी अचानक मुझे दूर एक पीला सा लाइट दिखा, शायद कोई पुराना ढाबा या टोल जैसा कुछ। मेरी आंखों में उम्मीद चमकी और मैंने मन ही मन अरदास की और उस रोशनी की तरफ ट्रक मोड़ दिया। जैसे जैसे मैं नज़दीक आ रहा था, मुझे महसूस हुआ कि कैबिन के पीछे वाली सांस तेज होती जा रही है और एक ठंडी उंगली मेरी गर्दन को छूकर गुजर गई। उस स्पर्श में सर्दी नहीं, बल्कि मौत का एहसास था, जैसे किसी ने जिंदगी की रेखा को छू लिया हो। जैसे ही ट्रक उस पीली रोशनी के बिल्कुल पास पहुंचा, अचानक जोर का झटका लगा और सब कुछ अंधेरा हो गया। इंजन बंद हो चुका था, रेडियो चुप था और कैबिन में अब कोई सांस की आवाज भी नहीं थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से साइड मिरर की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, पर मिरर पर एक हाथ का निशान जमा हुआ था, जैसे किसी ने गीले कोहरे से उस पर अपनी उंगलियों का नक्श बना दिया हो। उस पल मुझे समझ आ गया कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत है और पंजाब की इस रात ने अभी अपना पूरा चेहरा दिखाना बाकी है। इंजन बंद था और रात बिल्कुल चुप, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। मैं स्टीयरिंग पर बैठे बैठे सुन्न हो गया था। सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो इतनी तेज थी कि लग रहा था कैबिन से बाहर निकल आएगी। मैंने चाबी घुमाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर इंजन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। डीजल होने के बावजूद ट्रक बिल्कुल मुर्दा पड़ा था। बाहर कोहरा और घना हो चुका था। लाइट जो थोड़ी देर पहले दिखी थी वो भी गायब हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। मैंने कैबिन का गेट खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पुराने ड्राइवर्स कहते हैं कि अगर ऐसी रात में गाड़ी बंद हो जाए तो बाहर निकले बिना सोच समझ के मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। पर अंदर बैठना भी मुश्किल होता जा रहा था। हवा और ज्यादा ठंडी हो रही थी और कैबिन की शीशे पर उंगलियों के निशान धीरे धीरे और साफ होते जा रहे थे, जैसे कोई बाहर खड़ा उन्हें दोबारा बना रहा हो। तभी मुझे पीछे से हल्की सी खांसी सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल इंसानी थी, पर उसमें जान नहीं थी, जैसे किसी सूखे पेड़ ने हवा में चरमराहट की हो। मैं पूरी तरह जम गया। मेरी गर्दन ने मुड़ने से इनकार कर दिया, पर आंखें अपने आप साइड मिरर की तरफ चली गईं। मिरर में इस बार सफेद कपड़ों वाला नहीं, बल्कि मैं खुद दिख रहा था। पर जो चेहरा मुझे दिखा वो मेरा नहीं हो सकता था। आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और गर्दन पर काले निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से जोर से दबा रखा हो। मैं चीख उठा, पर आवाज मेरी ही नहीं लगी। उस चीख के साथ ही ट्रक का इंजन अचानक खुद ही स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने जिंदा कर दिया हो। लाइट वापस आ गई, पर अब उस रोशनी में ढाबा नहीं, बल्कि एक पुराना सा गुरुद्वारा दिख रहा था, जिसका गेट आधा खुला था और अंदर से एक कमजोर सी दिया की लौ हिल रही थी। बिना सोचे समझे मैंने क्लच दबाया और ट्रक उस गेट के पास ले जाकर रोक दिया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे पैर जमीन को छूते ही कांप गए। मिट्टी बर्फ जैसी ठंडी थी और हवा में लोबान और पुरानी लकड़ी के जलने की बू थी। गुरुद्वारे के अंदर कोई नहीं था, पर पालकी साहिब के पास एक बूढ़ा ग्रंथी बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तू अकेला नहीं आया है। ये सुनकर मेरी सारी हिम्मत टूट गई। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ देखा तो उसके पिछले टायर के पास वही सफेद कपड़ों का आदमी खड़ा था, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं होती। ग्रंथी ने धीरे से कहा, इस रास्ते पर जो रात में दिखता है वो घर पहुंचने नहीं देता, जब तक उसे अपनी कहानी सुनाने का मौका न मिले। मैंने कांपते हुए पूछा, मेरी क्या गलती है? तो उसने कहा, गलती किसी की नहीं होती, कुछ रास्ते बस यादों से भरे होते हैं और तू आज उन्हीं यादों के बीच आ गया है। बाहर से हवा का जोरदार झोंका आया और जब मैंने दोबारा देखा तो वो सफेद आदमी गायब था, पर जमीन पर उसके गीले पैरों के निशान सीधे मेरे ट्रक की कैबिन की तरफ जा रहे थे। और मैं समझ गया कि वो अभी गया नहीं है, सिर्फ चुप हो गया है और मेरी आप बीती का असली दर्दनाक हिस्सा अब शुरू होने वाला है। ग्रंथी की बात सुनकर मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई थी। मैं गुरुद्वारे के अंदर ही खड़ा रहा, क्योंकि बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिया की लौ हवा के साथ कांप रही थी और हर बार जब वो झुकती थी मुझे लगता था जैसे कोई परछाई दीवार पर सरक रही हो। ग्रंथी ने मुझे इशारा किया कि माथा टेक ले, शायद मन को थोड़ी शांति मिले। मैंने जैसे तैसे पालकी साहब के आगे सर झुकाया, पर दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, मेरे ट्रक के पीछे खड़ा वो सफेद कपड़ों वाला आदमी, जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ भी डरावना लग रहा था। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने घबरा कर आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। ग्रंथी ने गहरी सांस ली और बोला,
इस रास्ते पर 30 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। रात के वक्त एक ट्रक पलट गया था। ड्राइवर जिंदा था, पर कोई उसकी मदद को नहीं आया। सुबह जब लोग पहुंचे तो वो ठंड और डर से मर चुका था। उसकी लाश के पास भी कोई नहीं था, बस सफ़ेद कंबल जो उसने खुद पर डाल रखा था, शायद ठंड से बचने के लिए। तब से रात में वो उन ड्राइवर्स के सामने आता है जो बिना रुके सीधा निकल जाना चाहते हैं। जैसे जैसे ग्रंथी बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई मेरे कानों के बिल्कुल पास खड़ा सुन रहा है। गुरुद्वारे के बाहर हवा और तेज हो गई और ट्रक के मेटल के हिस्सों से टकराकर अजीब सी आवाज़ कर रही थी। ग्रंथी ने मुझे कहा कि जब तक सुबह की पहली अरदास ना हो जाए यहीं रुको, पर मेरी मजबूरी ये थी कि माल पहुंचाना ज़रूरी था और कंपनी का प्रेशर भी था। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बैठकर चला जाऊंगा। ग्रंथी ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना बोला, जो साथ आया है उसे छोड़कर नहीं जा पाओगे। ये बात मेरे सीने में जैसे पत्थर बनकर बैठ गई। मैंने बाहर निकलकर ट्रक की तरफ देखा। कोहरा थोड़ा हल्का हुआ था, पर पिछले टायर के पास मिट्टी पर गीले निशान अब भी थे, जैसे कोई अभी अभी चलकर गया हो। मैंने कैबिन का गेट खोला तो अंदर ठंडी हवा के साथ एक अजनबी सी बू आई, जो डीजल या मिट्टी की नहीं बल्कि पुरानी लाश जैसी थी। सीट पर बैठते ही मुझे लगा जैसे सीट पहले से किसी और के वजन से दबी हुई हो। मैंने खुद को संभाला और चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया बिना किसी दिक्कत के, पर जब मैंने मिरर में देखा तो मेरे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। सफ़ेद कपड़ों का वही आदमी अब बिल्कुल पास था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और आंखें खुली होने के बावजूद कुछ नहीं देख रही थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे भी घर जाना है, और मेरी आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। ट्रक चल पड़ा, पर मुझे पता था कि अब मैं अकेला ड्राइवर नहीं रहा था और पंजाब की इस लंबी रात ने मुझे उस मेहमान के साथ बांध दिया था जिसे छोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला था। ट्रक गुरुद्वारे से निकलकर दोबारा हाईवे पर आ चुका था। सुबह होने में अभी काफ़ी वक्त था और कोहरा फिर से घना होता जा रहा था। कैबिन के अंदर अजीब सी ठंडक जम गई थी, जैसे हीटर भी काम करना भूल गया हो। मैंने स्टीयरिंग पर आंखें जमाए रखीं, पर हर थोड़ी देर में मुझे महसूस होता कि पीछे वाली सीट पर बैठा वो सफ़ेद आदमी धीरे धीरे आगे झुक रहा है। उसकी सांस अब साफ सुनाई दे रही थी, पर उसमें गर्मी नहीं थी, सिर्फ नम सी ठंडक थी। मैंने हिम्मत करके कहा, भाई तू चाहता क्या है? पर जवाब में सिर्फ हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो इंसानी नहीं लगती थी। हाईवे पर अब कुछ पुराने माइलस्टोन दिखने लगे, जिन पर जगह जगह से पेंट उखड़ा हुआ था और उन पर लिखे शहरों के नाम आधे मिट चुके थे। मुझे याद आया कि ये रोड कभी बहुत पहले इस्तेमाल होती थी, पर बाद में नया बाईपास बनने के बाद इससे लोग बचने लगे थे। तभी ट्रक के रेडियो से फिर से स्टैटिक नॉइज आने लगी, बिना स्विच ऑन किए। इस बार उस शोर के बीच मुझे साफ शब्द सुनाई दिए, रुक मत, ये रास्ता अधूरा है। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने पूछा, तेरा घर कहाँ है? तो पहली बार उसने पूरी बात बोली, इसी रोड पर जहां मैं गिरा था, जहां किसी ने नहीं देखा मुझे। मुझे लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ मेरे कान में नहीं बल्कि सीधा सीने में उतर रही हो। धीरे धीरे मुझे याद आने लगा कि मैंने कभी किसी पुराने ड्राइवर से सुना था कि इस रूट पर एक टूटा हुआ ब्रिज है जहां कई साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। मैंने स्टीयरिंग कस के पकड़ी और सोचा किसी तरह सुबह तक निकलना होगा, पर जैसे ही ये सोचा, रोड के आगे अचानक एक पुराना पुल दिख गया, जिसकी रेलिंग टूटी हुई थी और नीचे अंधेरा गड्ढा था। कोहरा इतना था कि नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। सफ़ेद आदमी ने धीरे से कहा, यहीं रोका था मेरा सफ़र। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर पैडल जैसे पत्थर बन गया हो। ट्रक खुद ही ब्रिज की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कान में ग्रंथी की बात गूंज रही थी, जो साथ आया है उसे छोड़कर नहीं जा पाओगे। ये बात मेरे सीने में जैसे पत्थर बनकर बैठ गई। मैंने अरदास शुरू कर दी और आंखें बंद कर लीं। उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने स्टीयरिंग अपने हाथों में ले ली हो और ट्रक बिल्कुल ब्रिज के किनारे पर जाकर रुक गया। आंखें खोली तो देखा सफ़ेद आदमी गायब था, पर ब्रिज के किनारे पर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो धीरे धीरे पानी में मिलकर मिट रहे थे। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, पर जैसे ही मैंने रिलीफ की सांस ली, पीछे से वही आवाज़ फिर आई, सफ़र अभी बाकी है। और मुझे समझ आ गया कि ये रात मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाकर ही छोड़ने वाली है। सफर अभी बाकी है, ये शब्द जैसे मेरे सीने पर पत्थर बनकर गिर गए थे। मैं ब्रिज के किनारे खड़ा था। ट्रक बिल्कुल बंद सा हो चुका था। इंजन चल रहा था, पर मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं सीट से उठ भी नहीं पा रहा था। कोहरा इतना घना था कि पुल के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ नीचे से आती ठंडी हवा और पानी के बहने की हल्की सी आवाज, जो रात के सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। मैंने हिम्मत करके गाड़ी को रिवर्स में डालने की कोशिश की, पर गियर जैसे जम चुका हो। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया हो। बिना देखे ही मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वही सफेद कपड़ों वाली ठंडक,
वही नम सी बू। मैंने धीरे से बोला, तो चाहता क्या है भाई, मेरी जान क्यों पकड़ रहा है? इस बार उसने हंसी नहीं की, बल्कि बहुत भारी आवाज में बोला, मुझे याद चाहिए कोई जो मेरी बात सुने, जो देखे कि मैं भी यहीं मरा था। मेरी आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट जैसे जिंदा हो गया। मुझे दिखा कि कैसे उसका ट्रक रात के वक्त ब्रिज पर फिसला, कैसे रेलिंग टूटी, कैसे वो नीचे गिर गया और कैसे वो जख्मी हालत में पूरी रात मदद के लिए चीखता रहा, पर कोई नहीं रुका, कोई नहीं आया। उसकी आवाज धीरे धीरे मेरी आवाज में बदलने लगी और मुझे लगा जैसे मैं ही नीचे पड़ा हूं, ठंडी मिट्टी पर लहू में लथपथ, सुबह होने का इंतजार करता हुआ। मैं जोर से चिल्लाया, बस कर। और उसी पल कैबिन के शीशे पर जोर से किसी ने थप थप की। मैं डर के मारे उछल पड़ा। शीशा खोलकर देखा तो बाहर एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था और उस पर बैठा एक बुजुर्ग किसान मुझे हैरानी से देख रहा था। उसने पूछा, बेटा, रात के इस वक्त यहां क्या कर रहा है? मेरी आवाज निकलते ही नहीं बन रही थी, पर किसी तरह मैंने कहा, गाड़ी खराब हो गई है। उस बुजुर्ग ने ब्रिज की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से कहा, यहां रात को रुकना ठीक नहीं है, कई लोगों ने अजीब बातें देखी हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा शायद अब छुटकारा मिले। बुजुर्ग ने ट्रैक्टर से रस्सी निकाली और बोला, मैं तुझे यहां से खींच कर निकाल देता हूं। जैसे ही रस्सी ट्रक से बंधी, मुझे महसूस हुआ कि पीछे वाली सीट पर कोई जोर से बैठ गया हो। ट्रक एक पल के लिए भी नहीं हिला। बुजुर्ग ने जोर लगाया, पर ट्रैक्टर भी फिसलने लगा। तब मुझे कान के पास वही आवाज सुनाई दी, अगर तू मेरी कहानी आगे ले जाएगा तो मैं जाने दूंगा, वरना हम दोनों यहीं रहेंगे। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने कांपते हुए हां कहा और उसी पल रस्सी अपने आप ढीली पड़ गई। ट्रक धीरे से आगे खिसककर ब्रिज से दूर आ गया। बुजुर्ग हैरानी से मुझे देख रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि मैं सिर्फ जिंदा बचा हूं, आजाद नहीं हुआ हूं, क्योंकि जो मेरे साथ आया था वो अब मेरी यादों के अंदर बस चुका था, और जब तक मैं उसकी पूरी कहानी दुनिया को नहीं बताऊंगा, ये सफर खत्म नहीं होने वाला था। ब्रिज से दूर आते ही बुजुर्ग किसान ने ट्रैक्टर रोका और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं कोई जिंदा आदमी कम और भटकी हुई रूह ज्यादा हूं। उसने पूछा, बेटा तू ठीक है ना? पर मैं क्या जवाब देता? मेरी जुबान सूख चुकी थी और दिमाग में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी जो मेरे साथ चिपक चुकी थी। बुजुर्ग ने कहा, सुबह होने वाली है, तू सीधा इस रोड पर मत जा, आगे एक छोटा गांव पड़ेगा, वहां रुक जा। पर जैसे ही उसने गांव का नाम लिया, मुझे लगा पीछे वाली सीट पर बैठा वो सफेद आदमी जोर से हिला, जैसे किसी ने उसे छेड़ दिया हो। मेरे कान के पास फिर से वही सर्दी भरी सांस आई, वहां मत जाना। मुझे समझ आ गया कि अब मेरी जिंदगी के फैसले मेरे नहीं रहे थे। मैं सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने वाला आदमी था, रास्ता कोई और तय कर रहा था। मैंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रैक्टर मेरी नज़रों से ओझल हुआ, कैबिन के अंदर हवा और भारी हो गई। मुझे लगा जैसे ट्रक के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। रेडियो फिर से ऑन हो गया और इस बार उसमें सिर्फ एक ही लाइन बार बार चल रही थी, एक ही रात में 2 बार नहीं मरते, पर कुछ लोग मरते हुए जीते रहते हैं। मेरी आंखों के सामने अब अजीब अजीब मंजर आने लगे। रोड सीधी होने के बावजूद मुझे लग रहा था जैसे ट्रक गोल गोल घूम रहा हो। कभी मुझे लगता मैं फिर से ब्रिज पर हूं, कभी गुरुद्वारे के गेट पर, और कभी किसी अंधेरी कोठरी में जहां सिर्फ मैं और वो सफेद आदमी थे। मैंने घबरा कर कहा, बस कर, मुझे छोड़ दे। इस बार उसकी आवाज में दर्द था, डर नहीं। उसने कहा, मैं तुझे नहीं पकड़ रहा, तू खुद मुझे पकड़ के बैठा है, क्योंकि जब तू मेरी कहानी सुन रहा है तब मैं जिंदा हूं। हाईवे पर एक पुराना पुलिस नाका दिखाई दिया, जहां एक बल्ब झूल रहा था और 2 सिपाही आग ताप रहे थे। मुझे लगा भगवान ने सुन ली है। मैंने तुरंत ट्रक वहीं रोका और नीचे उतरकर उनके पास गया। पर जैसे ही मैंने उनसे बात करनी चाही, दोनों सिपाही मुझे इस तरह देखने लगे जैसे मैं कोई हवा हूं। उनमें से एक ने कहा, गाड़ी हटा, यहां रात को पार्किंग मना है। मैंने घबराकर पूछा, आपको पिछली सीट पर बैठा आदमी नहीं दिख रहा क्या? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ ऐसे जैसे मुझे बुखार हो। एक सिपाही ने धीरे से कहा, यहां सिर्फ तुम हो बेटा, बाकी सब रात का धोखा है। मैं वापस कैबिन में आया और जैसे ही दरवाजा बंद किया, मुझे लगा किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, डर मत, अब तू आधा रास्ता चल चुका है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी थी।
और पंजाब की इस रात ने मुझे अपनी कहानी का बोझ उठाने के लिए चुन लिया था। पुलिस नाका छोड़कर जब मैं आगे बढ़ा तो हाईवे बिल्कुल पहचान से बाहर लग रहा था। सड़क वही थी, पर उस पर चलना जैसे किसी और दुनिया में घुस जाना हो। हर चीज थोड़ी सी टेढ़ी, थोड़ी सी भारी सी महसूस हो रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे को काट नहीं पा रही थी, बल्कि उसमें घुल जा रही थी, जैसे रोशनी भी थक चुकी हो। पीछे वाली सीट पर बैठा वो सफेद आदमी अब बिल्कुल चुप था, पर उसकी चुप में भी दबाव था, जैसे कोई बहुत भारी बात कहने से पहले सांस रोक लेता है। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखता, पर वहां सिर्फ अंधेरा दिखता। फिर भी मुझे पता था कि वो वही है, मेरे साथ चिपका हुआ। हाईवे के दोनों तरफ अब खेतों की जगह पुराने जले हुए शेड और टूटी हुई बाउंड्री दिखाई दे रही थी। मुझे याद आया कि ये इलाका कभी इंडस्ट्रियल था, पर सालों पहले बंद हो चुका था। रात के सन्नाटे में लोहे के ढांचे हवा से टकराकर ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। अचानक मुझे लगा कि ट्रक के पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। मिरर में देखा तो एक पुराना सा ट्रक बिना नंबर प्लेट के मेरे बिल्कुल पास आ गया था। उसकी हेडलाइट्स पीली और कमजोर थीं, पर उनमें कुछ अजीब सा था, जैसे वो सीधा मेरी आंखों के अंदर झांक रही हो। जैसे ही वो ट्रक मेरे बराबर आया, मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो मेरा खून जम गया। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, स्टीयरिंग खुद ही घूम रही थी और हॉर्न अपने आप धीरे धीरे बज रहा था। पीछे वाली सीट से वो सफेद आदमी बोल उठा, ये वही है, मेरा ट्रक, मैं इसमें मरा था। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सांस किसी ने खींच ली हो। वो भटका हुआ ट्रक मेरे साथ साथ चल रहा था और उसकी कैबिन से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी नदी से निकल कर आया हो। उसके शीशे के अंदर से मुझे अपनी ही शक्ल दिखी, जख्मी आंखें, डरा हुआ चेहरा। मैंने आंखें बंद कर ली और अरदास पढ़ने लगा, पर जैसे ही आंखें खोली वो ट्रक गायब था। सड़क फिर से खाली थी, पर मेरे कान में उसके हॉर्न की आवाज अब भी गूंज रही थी। तभी पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी धीरे से बोला, मैं यहीं भटक रहा हूं, जब से तू मिला है मुझे रास्ता याद आने लगा है। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने बोझ को हल्का करने के लिए मेरे साथ चिपका हुआ है। पर यह बात मुझे तसल्ली नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि जो बोझ एक मरी हुई रूह का होता है, वो जिंदा आदमी के लिए भी मौत बन सकता है। रोड के आगे अचानक एक सुनसान ढाबा दिखा, जिसका बोर्ड आधा टूटा हुआ था और एक बल्ब झिलगिला रहा था। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और आंखें भी बोझल हो चुकी थीं। मैंने ट्रक ढाबे के सामने रोका। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मुझे लगा पीछे वाली सीट बिल्कुल हल्की हो गई हो, जैसे कोई उठकर बाहर आ गया हो। ढाबे के अंदर कोई नहीं था, बस एक चारपाई पड़ी थी और चूल्हे की ठंडी राख। ढाबे के कोने में एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर सफेद कपड़ों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई, क्योंकि तस्वीर में जो चेहरा था वो बिल्कुल वही था जो मेरे साथ सफर कर रहा था। और तस्वीर के नीचे लिखा था, भूलना मत मुझे। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और धीरे से बोला, मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, मेरी भी बन चुकी है। ढाबे के अंदर खड़े खड़े मुझे लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। चारपाई के पास पड़ा मिट्टी का ग्लास अपने आप हिलकर गिर गया और टूटने की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। मेरी नजर फिर से उस तस्वीर पर चली गई और इस बार मुझे लगा कि उसके चेहरे की मुस्कान पहले से ज्यादा गहरी हो गई है, जैसे वो खुश हो कि मैंने उसे पहचान लिया हो। पीछे से धीरे से आवाज आई, चलना है, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होता। मैं पलटा तो वो सफेद कपड़ों वाला आदमी मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, जमीन को छूकर नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर, जैसे पैरों का बोझ ही ना हो। उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं बल्कि थकान थी। मैं पहली बार उस पर गुस्सा नहीं कर पाया, मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने कहा, तू चाहे तो यहीं रह जा, मैं किसी को बता दूंगा इस ढाबे के बारे में, इस तस्वीर के बारे में। पर उसने सिर हिला दिया और बोला, जगह बदलने से रूह को आराम नहीं मिलता, यादें साथ चलती हैं। हम फिर से ट्रक में बैठे। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, ढाबे का बल्ब जोर से झिलमिलाया और फिर हमेशा के लिए बुझ गया। हाईवे पर वापस आते ही मुझे महसूस हुआ कि रात और गहरी हो चुकी है। घड़ी देखी तो वक्त वही का वही था, जैसे पिछले कई घंटे बीते ही नहीं हो। रोड पर अब अजीब निशान दिखने लगे थे, कहीं टायर के पुराने मार्क्स जो अचानक खत्म हो जाते थे, कहीं जले हुए कपड़े, कहीं टूटा हुआ हेलमेट। सफेद आदमी ने बताना शुरू किया कैसे एक्सीडेंट के बाद लोग आए पर सिर्फ ट्रक का माल उठाया, किसी ने उसके चेहरे पर कंबल भी ठीक से नहीं डाला। कैसे सुबह होने पर पुलिस ने सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी और बात खत्म कर दी। जैसे जैसे वो बोलता गया, मुझे लगता गया कि हाईवे पर चलती हर गाड़ी के साथ कोई ना कोई अधूरी कहानी बंधी हुई है।
अचानक मुझे आगे से आ रही लाइट दिखी। मुझे लगा कोई बस होगी, पर जैसे जैसे पास आई वो एक एम्बुलेंस निकली, बिना आवाज के, बिना सायरन के, सीधा मेरी तरफ आती हुई। मेरी आंखें फिर से फैल गईं, क्योंकि एम्बुलेंस के शीशे के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। सिर्फ पीछे स्ट्रेचर पर एक सफेद कंबल में लिपटा हुआ जिस्म था, और कंबल के नीचे से वही कपड़ा दिख रहा था जो मेरे साथ बैठा आदमी पहने हुए था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। एम्बुलेंस बिल्कुल पास से गुजरकर गायब हो गई और सफेद आदमी ने धीरे से कहा, मुझे इसी में ले गए थे, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पूरी तरह थक चुका था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, पर अब मुझे समझ आ गया था कि जब तक मैं इस कहानी का आखिरी मोड़ नहीं देखता, मुझे नींद या चैन कुछ भी नहीं मिलने वाला था। और पंजाब की इस रात ने अब मुझे अपनी सबसे गहरी सच्चाई दिखाने का फैसला कर लिया था। एम्बुलेंस के गायब होते ही हाईवे फिर से बिल्कुल खाली हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मेरे कानों में उसकी बिना सायरन वाली आवाज अब भी गूंज रही थी। मैं स्टीयरिंग पर झुक गया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। पर जैसे ही आंखें बंद होती, मुझे वो स्ट्रेचर दिखता, सफेद कंबल और उसके नीचे छुपा हुआ सच। सफेद कपड़ों वाला आदमी अब बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे अपनी बात कहकर हल्का हो गया हो। पर उसकी शांति मुझे डरा रही थी, क्योंकि मैं समझ चुका था कि कहानी का सबसे भारी हिस्सा अभी बाकी है। थोड़ी दूर आगे जाकर रोड दो हिस्सों में बंट जाती थी, एक नया बाईपास और एक पुराना रास्ता, जो अब लगभग छोड़ दिया गया था। मुझे पता था सही रास्ता बाईपास है, पर स्टीयरिंग अपने आप पुराने रास्ते की तरफ मुड़ गई, जैसे किसी और ने फैसला कर लिया हो। सफेद आदमी ने धीरे से कहा, यहीं से सब बदल गया था। पुराने रास्ते पर घुसते ही हवा और ठंडी हो गई और कोहरा जमीन के बिल्कुल पास आ गया। ट्रक की हेडलाइट सिर्फ थोड़े से आगे तक ही रोशनी दे पा रही थी, और उनके बाहर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे दूर एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, ध्यान से चलिए, आगे मोड़ खतरनाक है। ये पढ़कर मेरे हाथ कांप गए। सफेद आदमी की आवाज में कंपन आ गई। यही मेरी गाड़ी फिसली थी। रात भर बारिश हुई थी और किसी ने इस बोर्ड को ठीक करने की जरूरत नहीं समझी। मैंने धीरे धीरे ब्रेक दबाया, पर दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वक्त फिर से पीछे जा रहा हो। मुझे लगा जैसे मैं उस रात का हिस्सा बन गया हूं जिसमें वो मरा था। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे रोड के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने हुए था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो भी एक ट्रक को देख रहा था जो नीचे गड्ढे में पड़ा हुआ था। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि वो आदमी मैं खुद हूं, और जो नीचे पड़ा ट्रक है वो वही है जिसमें सफेद आदमी मरा था। सफेद कपड़ों वाले आदमी ने मेरे कान के पास आकर बोला, देखा, मौत से पहले इंसान सबसे पहले खुद को ही खो देता है। मैं जोर से चिल्लाया और स्टीयरिंग कस के पकड़ ली। ट्रक हिचकिचाकर रुक गया, जैसे किसी ने वक्त को पकड़ लिया हो। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अभी भी अपने ट्रक में था। रोड सामने सीधी थी, पर मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। पसीना मेरी आंखों में चला गया और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सफेद आदमी ने धीरे से कहा, तू वो पहला इंसान है जो यहां रुक गया था, बाकी सब निकल गए थे। इसीलिए मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू रुका, तू देखा, तू सुन रहा है। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक भूतिया सफर नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है, जिसमें मुझे फैसला करना होगा कि मैं भी बाकी लोगों की तरह नजर चुराकर निकल जाऊंगा या इस कहानी को अंत तक पहुंचाने का बोझ उठाऊंगा। और रात अब धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें लेने लगी थी, पर डर अभी जिंदा था। रात धीरे धीरे हल्के रंग में बदलने लगी थी। दूर पूरब की तरफ आसमान थोड़ा सा नीला हो रहा था, पर हाईवे पर अब भी अंधेरा चिपका हुआ था, जैसे वो जाने को तैयार ही ना हो। सफेद कपड़ों वाला आदमी मेरी तरफ देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में खालीपन नहीं, बल्कि उम्मीद जैसी कुछ चीज थी। मैंने पहली बार उससे सीधा सवाल किया, अगर मैं तेरी कहानी पूरी दुनिया को बता दूं तो क्या तू चला जाएगा? उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं तब जाऊंगा जब तू भी सच देख लेगा। मैं समझ नहीं पाया, पर उसने आगे इशारा किया। रोड के थोड़े आगे एक छोटा सा मोड़ था, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर पर किसी ने लाल पेंट से कुछ लिखा था, जैसे किसी ने लाल पेंट से कुछ लिखा था। जैसे ही मैं पास गया, मैंने पढ़ने की कोशिश की तो लिखा था, यहां रुकना मना है। मेरी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। सफेद आदमी ने कहा, इसी पत्थर के पास मेरी लाश सुबह रखी गई थी, जब लोग इकट्ठा हुए थे, पर कोई मेरे चेहरे को देखने नहीं रुका, सिर्फ तस्वीर ली और चला गया। उस पल मुझे गुस्सा आया, एक अजीब सा गुस्सा जो डर से ज्यादा भारी था। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर उस पत्थर को छू लिया। पत्थर बर्फ जैसा ठंडा था और मेरी उंगलियों में झंझनाहट दौड़ गई। अचानक मुझे लगा जैसे पूरा सीन फिर से जिंदा हो गया। लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कह रहा है गाड़ी हटाओ, ट्रैफिक जैम हो रहा है।
और बीच में एक सफ़ेद कंबल के नीचे वो पड़ा है, अकेला, बिल्कुल अकेला। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं जोर से बोला, कोई इंसान भी है यहाँ पर आवाज़ कोहरे में गुम हो गई। सफ़ेद आदमी ने धीरे से कहा, इसी खामोशी में मेरी मौत पूरी हुई थी। जब मैं वापस केबिन में बैठा तो उसका वजूद हल्का सा लग रहा था, जैसे वो धीरे धीरे पीछे हट रहा हो, पर साथ ही मुझे अपने सीने में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे उसकी कहानी अब मेरे अंदर आ चुकी हो। रोड के आगे से सुबह की पहली बस गुजरी और उसके हॉर्न की आवाज़ बिल्कुल जिंदा लग रही थी। सफ़ेद आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, याद रखना, कहानी तभी जिंदा रहती है जब कोई उसे सुनने वाला हो। और इतना कहकर वो धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगा, पर पूरी तरह गायब नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि वो जा रहा है, पर मुझे छोड़कर नहीं, बल्कि मेरे साथ रहकर मेरी यादों में बसने के लिए। और मैं समझ गया कि ये सफ़र अपने अंत के बिल्कुल करीब आ चुका है, पर अंत शायद वहीं होता है जहां से कहानी शुरू होती है। सुबह की रोशनी धीरे धीरे सड़क पर फैल रही थी, पर मेरे लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। सफ़ेद आदमी कोहरे में घुल चुका था, पर उसकी मौजूदगी अब भी मेरी सांसों के साथ चल रही थी, जैसे वो मेरे अंदर ही कहीं बैठ गया हो। मैं ट्रक को आगे बढ़ाता रहा, पर हर चीज़ बदली हुई लग रही थी। गाड़ियां चल रही थी, लोग दिख रहे थे, पर मुझे उन सब के चेहरों के पीछे सिर्फ जल्दी और लापरवाही नजर आ रही थी, जैसे किसी को किसी से मतलब ही ना हो। रोड के किनारे चाय का एक छोटा सा ठेला दिखा। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर चाय मांगी। चाय वाला मुझे देखकर बोला, भाई रात भर ड्राइव किए, लगती हैं आंखें बिल्कुल लाल हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कहा, पर मेरे कान में सफ़ेद आदमी की आवाज़ गूंज रही थी। रात भर मैं भी ऐसे ही किसी चाय के इंतज़ार में था, पर कोई नहीं रुका। मैंने चाय का कप पकड़ा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय वाले ने पूछा, ठीक तो हो ना? मैंने पूछा, तुमने कभी इस रोड पर एक्सीडेंट देखा है? उसने बिना सोचे कहा, यहाँ तो अक्सर होता रहता है भाई। लोग आते हैं, फोटो लेते हैं और निकल जाते हैं, काम सबको होता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने फिर से सीने पर बोझ रख दिया हो। मैं वापस कैबिन में आया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। अब सफ़ेद आदमी दिख नहीं रहा था, पर उसकी कहानी मेरे दिमाग में चलती जा रही थी। हर मोड़, हर ब्रिज, हर सुनसान कट मुझे किसी न किसी अधूरी जिंदगी की याद दिला रहा था। कुछ दूर जाकर मुझे एक जगह पर रोड के किनारे फूल और जली हुई अगरबत्ती दिखी, शायद किसी और एक्सीडेंट की निशानी। मैंने गाड़ी धीमी कर ली और मन ही मन अरदास की। मुझे लगा जैसे हवा हल्की हो गई हो, जैसे किसी ने शुक्रिया कहा हो। उस पल मुझे समझ आया कि शायद सफ़ेद आदमी का अंत सिर्फ उसकी कहानी सुनाने से नहीं, बल्कि दूसरों को याद दिलाने से होगा कि हाईवे सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो गवाह भी होते हैं। जब शहर नज़दीक आया तो ट्रैफिक बढ़ने लगा। हॉर्न की आवाज़ जिंदगी की तरह तेज हो गई, पर मेरे लिए सब कुछ थोड़ा सा धीमा हो चुका था। मैं जानता था कि मैं मंजिल के करीब हूँ, पर जो सफ़र मेरे साथ जुड़ गया था वो जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला था। और पंजाब की उस रात का बोझ अब मेरी जिम्मेदारी बन चुका था, जो मैं चाहकर भी उतार नहीं सकता। शहर की सीमा में दाखिल होते ही मैंने महसूस किया कि हवा बदल चुकी है। यहाँ रात का सन्नाटा नहीं, बल्कि दिन की भागदौड़ थी। लोग अपनी अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे, पर मेरे लिए हर चेहरा किसी न किसी अधूरी कहानी का हिस्सा लग रहा था। सिग्नल पर खड़ा होते वक्त एक बस ड्राइवर ने हॉर्न दिया और गुस्से में कुछ बोला, पर मुझे उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई सी लगी, जैसे मैं यहीं होते हुए भी कहीं और चल रहा हूँ। सफ़ेद आदमी का चेहरा अब दिखता नहीं था, पर जब भी कोई गाड़ी तेज स्पीड से कट मारता मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती, संभल के चलना। मुझे लगा जैसे वो मुझे सिर्फ अपनी कहानी ही नहीं, बल्कि हर उस ड्राइवर की जिम्मेदारी दे रहा है जो रात में किसी सुनसान रोड पर अकेला होता है। गोडाउन के पास पहुंचकर मैंने ट्रक रोका और माल उतरवाने लगा। मजदूर हंसते बोलते थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि मैं किस रात से गुजरा हूं। एक मजदूर ने मजाक में कहा, भाई साहब लगता है भूत देख लिया है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि सच बताना नामुमकिन था। जब काम खत्म हुआ तो मैं कैबिन में बैठा रहा, कुछ देर तक स्टीयरिंग पर हाथ रखकर चुपचाप बाहर देखता रहा। मुझे लगा जैसे सीट के पास अब भी ठंडी सी मौजूदगी है, पर इस बार उसमें डर नहीं बल्कि शुक्र था। फ़ोन निकाला और कंपनी को डिलीवरी कंफर्म की। फिर बिना सोचे मैंने उस पुराने रास्ते के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जो लोग भूल चुके थे। उस एक्सीडेंट के बारे में जो सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया था। मुझे लगा जैसे लिखते लिखते मेरे सीने का बोझ हल्का होता जा रहा हो, जैसे सफ़ेद आदमी धीरे धीरे मेरी लिखावट में घुल रहा हो। रात को जब मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो मुझे वो ब्रिज, वो ढाबा, वो एम्बुलेंस सब दिखते, पर इस बार डर के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता। मैं समझ गया था कि कुछ मुलाकातें सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ जिंदगी भर साथ चलने के लिए होती हैं। और मैं अब वही आदमी नहीं रहा था जो इस सफ़र से पहले था। पंजाब की उस हाईवे ने मुझे सिर्फ एक कहानी नहीं दी थी, बल्कि एक नज़र दे दी थी, जिससे मैं अब हर रात हर रास्ते को देखता हूँ। और ये नज़र मुझे कभी चैन से सोने नहीं देगी, क्योंकि कहानी अब ख़त्म होने से पहले अपना आखिरी सच दिखाना चाहती थी। रात फिर से आ चुकी थी।
पर इस बार मैं किसी सुनसान हाईवे पर नहीं, बल्कि शहर के कोने में अपने ट्रक के कैबिन में बैठा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, वो सफेद कपड़ों वाली परछाई बिना चेहरा दिखाए ही महसूस होने लगती। मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया है, पर अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मैंने उठकर बाहर देखा। शहर की लाइट्स चमक रही थीं, पर उनके बीच भी कुछ अंधेरे टुकड़े थे, जैसे रोशनी उन्हें छूकर भी नहीं छू रही हो। अगले दिन मुझे फिर से रात की ड्यूटी मिली। वही रूट, वही माल। बस इस बार मेरा दिल भारी था, जैसे मैं पहले ही जानता हूं कि क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रक हाईवे पर चढ़ा, मुझे लगा किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। डर के बजाय इस बार मुझे अजीब सी तसल्ली हुई, जैसे कोई पुराना साथी साथ बैठ गया हो। मिरर में देखा तो सफेद आदमी वापस था, पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। जख्मों के निशान नहीं, आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ शांति। उसने कहा, कुछ कहानियां एक रात में पूरी नहीं होती, उन्हें बार बार जीना पड़ता है। मैं चुप रहा, क्योंकि अब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों चुपचाप चल रहे थे, जैसे हाईवे भी हमें पहचान चुका हो। अचानक वही पुराना ब्रिज फिर से सामने आया, पर इस बार वहां पहले से कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। एक नया बोर्ड लगा था, स्पीड कम रखें, आगे खतरनाक मोड़। मेरी सांसें भर आईं। मुझे लगा जैसे सफेद आदमी ने गहरी सांस ली हो। उसने धीरे से कहा, शायद अब कोई और यहां ना मरे। उस पल मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी पूरी होने वाली है, पर जैसे ही हम ब्रिज पार करने लगे, मुझे रोड के किनारे एक और परछाई दिखी। नहीं, सफेद कपड़ों में नहीं, बल्कि खून से सने हुए कपड़ों में। सफेद आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, कहानियां खत्म होती हैं, पर रास्ते नहीं। और मुझे समझ आ गया कि जो मैंने देखा था वो सिर्फ शुरुआत थी। पंजाब के इन हाईवेज पर हर रात किसी न किसी की कहानी लिखी जाती है, और मैं अब उन कहानियों का गवाह बन चुका हूं, जो सिर्फ जिंदा रहकर नहीं, बल्कि याद रखकर पूरी होती हैं। ब्रिज पीछे छूट चुका था और शहर की रोशनी फिर से नजर आने लगी थी, पर मेरे लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। नई परछाई जो रोड के किनारे दिखी थी, वो धीरे धीरे कोहरे में गुम हो गई, पर उसकी मौजूदगी ने एक बात साफ कर दी थी कि सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी की कहानी एक अकेली कहानी नहीं थी, बल्कि एक सिलसिला था जो इस ज़मीन पर चल रहा था। मैं नींद से ज़्यादा थकान महसूस कर रहा था, जैसे सालों का बोझ एक ही रात में कंधों पर आ गया हो। सफ़ेद आदमी मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब मेरी बारी पूरी हुई है, पर तेरा सफ़र अब शुरू हुआ है। मैंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। उसका जिस्म धीरे धीरे हल्का होता गया, जैसे सुबह के कोहरे में रोशनी घुल जाती है। और फिर एक पल आया जब पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली हो चुकी थी। न ठंडक, न सांस, न वो नम सी बू, सिर्फ एक अजीब सी शांति जो कभी कभी सबसे ज्यादा डराती है। ट्रक शहर में घुस चुका था। लोग, गाड़ियां चल रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, जिंदगी अपनी रफ्तार में थी, जैसे रात का कोई हिसाब ही नहीं। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूं, पर जैसे ही मैंने स्टीयरिंग पर नजर डाली, वहां किसी ने उंगली से हल्की सी लकीर खींच रखी थी, जैसे याद दिलाने के लिए कि सब सच था। मैं घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, आज तुम बहुत चुप हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, रात लंबी थी। उसके बाद से आज तक मैं हर रात ड्राइव करता हूं, पर कभी भी बिना रुके किसी सुनसान जगह से सीधा नहीं निकलता। अगर कहीं एक्सीडेंट दिखता है तो रुकता हूं, मदद के लिए नहीं तो कम से कम दुआ के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई कहानी वहीं खड़ी इंतजार कर रही होती है। मैं अपना नाम इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये कहानी मेरे नाम से ज़्यादा उन सब लोगों के नाम की है जो रात के हाईवेज पर चलते हैं और वापस नहीं आ पाते। अगर आप कभी पंजाब के किसी सुनसान रास्ते पर रात में ड्राइव करें और अचानक दिल बिना वजह भारी हो जाए, तो समझ लेना कि कोई अधूरी कहानी आपके साथ चल रही है। उस वक्त गाड़ी तेज मत करना, नज़र चुराकर आगे मत बढ़ना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि यादों और रूहों के बीच से गुजरते हैं, और जो उन्हें महसूस कर लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। मेरी आप बीती यहीं ख़त्म होती है, पर पंजाब की हाईवेज पर चल रही कहानियाँ आज भी चल रही हैं, और शायद आज रात किसी और ट्रक के कैबिन में कोई खामोशी से बैठकर अपनी कहानी सुनने का इंतज़ार कर रहा है।